दूसरा सेमीफाइनल आज वो भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है, फ्रांस वर्सेस मोरक्को। कहने को मोरक्को एक अफ्रीकन टीम है, लेकिन बहुत क्लोज है यूरोप से वो। इनफैक्ट जो जितना इंडिया और श्रीलंका का डिस्टेंस नहीं है, उससे कम डिस्टेंस मोरक्को और यूरोप में है, अगर आप वहाँ बॉर्डर देखें तो उसके हिसाब से। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है। मोरक्को के कई प्लेयर्स फ्रांस में खेलते भी हैं और बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। कल का मैच तो खैर मैंने मिस कर दिया, लेकिन मैंने सुना है कि बहुत अच्छे गोल हुए थे कल, तो शायद हाइलाइट्स देखूंगा उसके शाम को। और ये वाला मैच भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। और आज एक्चुअली जगा जा सकता है, क्योंकि आज फेड का आउटकम भी आना है, फिर वो पावर साहब की मीटिंग भी है। तो मेरे ख्याल से आज बेस्ट होगा 3:30-4 बजे घर जाके 3-4 घंटे अपनी अच्छे से नींद निपटा लीजिए, उसके बाद वो फेड को सुनिए। और क्योंकि आज जो पावल साहब कहेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और उसके बाद ये मैच देखिए। और कल फिर उसकी कल एक्सपायरी भी है, बहुत कुछ लाइंड अप है। अर्जेंटीना वर्सेस फ्रांस, इसी पे दाव। अर्जेंटीना वर्सेस फ्रांस, इसी पे दाव। मेरे ख्याल से अच्छा होगा। देखिए, हर कोई चाहता है कि अंडरडॉग अच्छा करे, लेकिन अंडरडॉग का बियॉन्ड पॉइंट जाना भी कोई अच्छी चीज़ नहीं। वो फाइनल तक पहुंचा बहुत है। मुझे याद है 2002 का वर्ल्ड कप जब चल रहा था, तब मैं इंटर्नशिप कर रहा था यहाँ पर। तो मैं कोरिया को बहुत सपोर्ट कर रहा था। जब कोरिया ने इटली को हराया, मैं बहुत खुश हुआ। तो उस समय वो जो बॉस हुआ करते थे, उन्होंने बोला कि बस अब यहाँ ठीक है, अब बस फाइनल जो है ब्राज़ील और जर्मनी का होना चाहिए था। तो वो वही हुआ। तो मुझे लग रहा है फाइनल तो है ना, फ्रांस और अर्जेंटीना होना चाहिए, तभी मज़ा आएगा। मतलब वरना मज़ा नहीं आएगा फाइनल का, फुटबॉल वर्ल्ड कप का। चलिए, तो आज का वो मुकाबला, खैर आगे चर्चा सारे क्यूज पे। बुधवार का दिन तो हम लोग मिड पॉइंट पे आ गए हैं। और एक चीज आपने नोटिस करोगे, धीरे धीरे मोमेंटम जो है भारतीय बाजारों में लौटता हुआ नजर आ रहा है। फ्राइडे के लोज थे 18,410 के, कल की क्लोज हुई 18,600 के ऊपर। तो फ्राइडे को इंट्राडे में लोज से बढ़िया रिकवरी। इवन मंडे को था एकदम फ्लैट क्लोज, 0% मूव था, पर लोज से बढ़िया रिकवरी। और कल फिर 2.5% का उछाल। तो फ्राइडे के लोज से 2 ही ट्रेडिंग सेशन में हम 200 पॉइंट का उछाल दरअसल निफ्टी पे डिलीवर ऑलरेडी कर चुके हैं। और आज उस पर और तेजी के तड़का लगने की तैयारी हो रही है। 100 पॉइंट के आसपास या उससे ज्यादा के उछाल के साथ हम शुरुआत करेंगे। एसजीएक्स निफ्टी इस तरह के इंडिकेशंस देता हुआ, तो बढ़िया मोमेंटम पिकअप कर रहा है। और आज वैसे एक इंपॉर्टेंट सेशन की तैयारी करनी है। कल शाम को जो यूएस के कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन, जो रिटेल इन्फ्लेशन के नंबर्स आए थे, कंफर्टिंग थे। उस पर अभी चर्चा भी करेंगे। उस पर रिएक्शन हमारे बाजारों को अब देना है। अभी जो चर्चा हो रही थी, 2 दिनों की एफओएमसी की मीट उस इन्फ्लेशन नंबर्स के बाद से शुरू होनी थी, हो गई। और आज वो मीट खत्म होगी। आज शाम को, आज रात में 11:30 बजे पता चलेगा वो क्या अनाउंसमेंट आता है, स्टेटमेंट आएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस शेड्यूल्ड है, क्यूएनए सेशन शेड्यूल्ड है। तो आज रात 11:30 बजे वो इंपॉर्टेंट आउटकम हमारे सामने आएगा। और जैसे अभी चर्चा हो ही रही थी, 11:30 बजे तक जग गए आज, तो घंटा भर और जग जाइएगा, दूसरा सेमीफाइनल निपटा लीजिएगा। 12:30 बजे आज वो दूसरा सेमीफाइनल है। और ये सब तब हो रहा है, सारे इंपॉर्टेंट इवेंट, जब हम एक्सपायरी से एक दिन पहले वाले इंपॉर्टेंट पेनल्टीमेट सेशन की आज तैयारी कर रहे होंगे। खैर, क्यूज तो बढ़िया है। वो एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है, आधे % के उछाल के साथ शुरुआत होगी। क्विकली यूएस के मार्केट स्क्रीन पर रख दीजिए। कल यूएस में 1/3 से 1% अक्रॉस बेंचमार्क्स उछाल था। 1/3 डाउ, 1% नैस्डैक। पर दरअसल वो इन्फ्लेशन नंबर्स के बाद आपने कल, आई एम श्योर सबने देखे होंगे इन्फ्लेशन नंबर्स, और उसके बाद यूएस के फ्यूचर्स देखे होंगे और शुरुआती मार्केट्स देखे होंगे। ये डाउ जोन्स 700 पॉइंट मजबूत था इनिशियल टिक्स पे, पर उसके बाद उस तगड़े गैप के बाद पूरे टाइम वो प्रॉफिट टेकिंग, और फाइनली वो 700 पॉइंट ऊपर वाला डाउ महज 100 पॉइंट मजबूती के साथ सेशन की समाप्ति करता हुआ नजर आया। पर फिर भी जो हमने डाइजेस्ट किया था उससे बेहतर शेड्स थे। और आज फ्यूचर्स थोड़े से इन ग्रीन है, तो जो डिफरेंशियल है उसी के चलते आप देख रहे हैं कि एसजीएक्स निफ्टी मोमेंटम पिकअप करता हुआ नजर आ रहा है। इनफैक्ट एसजीएक्स निफ्टी का इंट्राडे निकालिएगा, 1/3 वाला धीरे धीरे करके 2/3% की तरफ बढ़ता हुआ, क्योंकि यूएस के फ्यूचर्स अब 1/4% और उछाल दिखा रहे हैं। तो यूएस के फ्यूचर्स अब मोमेंटम पिकअप कर रहे हैं उस इवेंट से पहले, और एसजीएक्स निफ्टी भी अब बढ़िया मूव दिखाने की तैयारी करता हुआ। पहले मार्केट्स पे बात पे आता हूं। पहले तो इन्फ्लेशन के नंबर्स, नवंबर का सीपीआई प्रिंट क्या कह रहा है? नवंबर का सीपीआई प्रिंट कह रहा है कि वो 7.1% पे आ गया है। उम्मीद से ज़्यादा गिरा, रन रेट भी उम्मीद से था। और उसके इंटरनल्स में अगर आप जाके देखेंगे तो वो सर्विसेज हों, गुड्स हों, वो सारे नीचे आए हैं, जो कि जो बाज़ार को पसंद आ रहा है। कि पहले क्या होता था कि एक पार्ट गिर गया, मतलब कमोडिटीज़ के दाम बहुत तेज़ी से गिरे तो वो नीचे आ गया, लेकिन सर्विसेज नहीं गिरती थी। इस बार
जिसको हम लोग कहते हैं ना कोर, मतलब एनर्जी फूड माइनस जो होता है वो कोर होता है, लेकिन इस बार आप वो भी जोड़ लीजिए तो उसमें एनर्जी भी गिर रहा है, फूड प्राइसेस भी गिर रहे हैं, सर्विसेज के प्राइसेस भी गिर रहे हैं। तो ये नंबर बहुत अच्छा नंबर माना जाएगा इन्फ्लेशन के लिहाज से, और इससे ये पुख्ता होता है कि अब दोबारा शायद वो पीक की तरफ वापस नहीं लौटेगा, गिरता ही रहेगा। तो ये एक बड़ा कंफर्ट जोन का नंबर है, एक्सपेक्टेशन से काफ़ी नीचे आया है, 7.3 का अनुमान था। इस नंबर को अगर आप बेस बना के चलें तो ये ऐसा लगता है कि अगले मई जून तक जो है आपको 3.5-4% का इन्फ्लेशन मिलेगा यूएस में। तो इसके आधार पर फेड अपनी जो है बैठक करेगा और उसको प्रोजेक्शंस देगा। तो मुझे लगता है कि ये इन्फ्लेशन के नंबर के आधार पर अगर फेड अपने डॉट्स को प्लॉट कर रहा है या अपनी योजना बना रहा है, तो आज की इसमें 2-3 अनाउंसमेंट होने हैं। एक 2023 का आउटलुक भी फेड को रखना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिहाज से, जीडीपी के लिहाज से भी, और इन्फ्लेशन का अनुमान क्या है उनका, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा दिक्कत कर रहा है। तो मुझे लगता है कि फेड शायद 50 बेसिस ही करेगा, जो सब लोगों का कंसेंसस है, उसमें कोई उन्होंने खुद भी इंडिकेशन दे खुद भी दे दिया। तो करेंगे। 50 बेसिस पॉइंट की हाइक आज होगी। इसके बाद एक और हाइक हो सकती है, क्या 25 बेसिस पॉइंट की होगी, ये डिबेटेबल है, या 50-50 की होगी, ये अभी किसी को पता नहीं, क्योंकि वो कहाँ पे जाके रुक जाएंगे और फिर उसके बाद प्लेटो होगा, तो ये भी अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। इसमें एक चीज़ मैं ये कॉशन के तौर पे जोड़ना चाहता हूँ। देखिए अभी जो इन्फ्लेशन गिर रहा है वो क्या गिर रहा है, फूड गिर रहा है, एनर्जी गिर रही है, और एक्स्ट्रा सर्विसेज की कीमतें जो बढ़ गई थी वो गिर रही हैं। लेकिन जो सर्विस इन्फ्लेशन होता है वो बहुत स्टिकी होता है, वो लंबे समय तक चलता है। इसलिए जो ये मैं कह रहा हूँ 3.5-4% तक आ जाएगा, मई तक आ जाना चाहिए अगर इसी रफ्तार से गिरता है। उसके बाद नीचे लाना बड़ा मुश्किल होगा। क्यों मुश्किल होगा? क्योंकि फूड प्राइसेस नीचे आ गए, ठीक है, एनर्जी नीचे आ गया, ठीक है, लेकिन जो सर्विस की कीमतें बढ़ गई, क्या एयरलाइंस के टिकट के दाम घट जाएंगे क्या? जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। क्या जो आप अपने घर में प्लम्बर को बुलाते हैं उसकी सर्विस चार्जेस घट जाएंगे क्या? मुश्किल है। आर्ली जो वेज है आपको वो घट जाएगा क्या? मुश्किल है। इसलिए वो जो स्टिकीनेस आएगी 4% इन्फ्लेशन पे, उसको कैसे कम करेंगे, या तो ये अपना 2% वाला जो टारगेट है इसको ऊपर कर लें थोड़ा, वहाँ पे एक मुश्किल आएगी। तो ये मैं आज इसलिए आपको कर रहा हूँ 3 महीने 4 महीने आगे की बात, क्योंकि आज उसका प्रोजेक्शन आपको मिलेगा, क्योंकि फेड की इस बैठक में वहाँ तक के अनुमान दिए जाएंगे। तो एक इंटरेस्टिंग ये है। दूसरा, 3 महीने बाद आप चाइना को पूरी तरीके से ओपन अप देखेंगे तो क्रूड बढ़ता हुआ दिखेगा आपको, कमोडिटी प्राइसेस बढ़ते हुए दिखेंगे आपको, तो वो भी तो ग्लोबली इन्फ्लेशन का एक कारण बनेगा। तो वो ट्रिकी पॉइंट है, 3-4% के आसपास के बाद कैसे इन्फ्लेशन नीचे जाएगा, इसका अनुमान आपको फेड आज देगा। और क्रूड ने हल्के हल्के इशारे शुरू कर दिए। ठीक है, पर जो भी थी खबर तो अच्छी थी, खबर बहुत ही पॉजिटिव है आज। अगर आज का आज देखें तो बहुत पॉजिटिव है। ऊपर खरीदे का ही नहीं अपना बाजार खुद का, वो इसलिए क्योंकि आप ही लोग कहते हैं ना अगले 6 महीने देख के चलता, तो मैंने अगले 6 महीने कहानी आपको बता दी कि मार्केट खुश बहुत है, लेकिन आज की कमेंट्री बहुत ज्यादा तो अब वो मुनाफा वसूली हो रही थी अच्छे गैप अप के बाद, बेसिकली प्रॉफिट बुकिंग, शॉर्ट कवरिंग हुई, प्रॉफिट बुकिंग हुई। अब वो लेवल पे आ गए हैं। अब सुन के, अब जो सुनेंगे आज उस पर होगा। पिछले बार का अनुभव मुझे नहीं लगता कि आज जो है वो एकदम शुरुआत में ही 1000 पॉइंट लेके चले जाएंगे। थोड़ा थम के लेंगे, क्योंकि सुन तो ले फेड चेयरमैन साहब क्या कह रहे हैं। ठीक है, तो 50 बेसिस पॉइंट गिवन, और स्ट्रीट बहुत क्लोजली वॉच आउट करेगी कोई साइंस ऑफ पॉलिसी पिवट। अनलाइकली है वैसे कि इस समय वो इस तरह की कोई साइंस दें, पर फिर भी क्या सुनना चाहेगा बाजार? ठीक है, आशीष, मार्केट क्या करता है, मार्केट वो डिसीजन पहले ले लेता है। वो मतलब फेड के चेयरमैन की वेट नहीं करता, वो पहले ही बोल देता है कि देखिए आपने तो हमको बता दिया कि ये पिवट है। वो जो वहाँ की जो यूएस मार्केट है और जो उनकी जो बॉन्ड मार्केट है, वो एक पहले ही आपको एक इंडिकेशन दे देती है। तो अगर आप यूएस मार्केट में बॉन्ड मार्केट का एक मूव देखेंगे, तो बॉन्ड मार्केट पिछले हफ्ते 10 दिन में इक्विटी मार्केट में जो भी मूव रहा हो, बॉन्ड मार्केट एक मूव दिखा चुकी है आपको कि इंटरेस्ट रेट जो है ऑलमोस्ट पीक पे है, और आप उसमें बस 75 बेसिस पॉइंट मैक्सिमम जोड़ लीजिए, 100 बेसिस पॉइंट और जोड़ लीजिए, करीब 1% और जोड़ लीजिए, तो वो आप करीब पीक पर आ जाएंगे। जो नीरज जी भी बोल रहे हैं कि इन्फ्लेशन जो है वो मई तक अगर उस लेवल पर आ जाएगी, उसके हिसाब से आप एडजस्ट कर लीजिए। अल्टीमेटली जो पीक इंटरेस्ट रेट होता है फेड का, वो उस इन्फ्लेशन जब का जो फाइनल नंबर होता है तो थोड़ा सा ही ऊपर होता है बेसिकली। तो ये आप एक मान लीजिए कि मार्केट एक प्राइस इन कर चुका है कि कहाँ पर होगा एक बॉन्ड यील्ड। जैसे मैं कह रहा हूँ मार्केट, क्योंकि 6 महीने पहले होता था कि मार्केट 6 महीने पहले एक बॉटम इसलिए बनाया था मार्केट ने, क्योंकि मार्केट ने प्राइस इन कर लिया था कि ये जो एग्रेसिव 3-4 रेट हाइक्स होंगी, ये लास्ट रेट हाइक्स होंगी।
अब जो मार्केट का एक्शन होगा वो मार्केट ये प्रिपेयर करेगा कि रिसेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है यूएस में। सबसे बड़ी चीज़ वो है अल्टीमेटली कि रिसेशन है कि नहीं है, क्योंकि कई कंपनियां लोगों को नौकरी से निकाल रही हैं, कई कंपनियां मतलब पे कट्स कर रही हैं, कई कंपनियों ने बोल दिया कि बस अब वर्क फ्रॉम होम पूरा कंप्लीटली खत्म हो चुका है, अब आप ऑफिस आइए काम करिए, और बड़ी बड़ी कंपनियां ऐसा कर रही हैं यूएस में। तो ये कहीं ना कहीं जाकर ये जो जितनी स्पेंडिंग रही है पिछले 1.5-2 साल में, वो बेस भी उनका काफ़ी ऊपर आ गया, तो वो कहीं ना कहीं जाके इम्पैक्ट करेगा। और ये मार्केट अब उस चीज़ को प्राइस इन करने की कोशिश कर रहा है, और इसके लिए अगले कुछ दिनों में देखना होगा कि किस तरीके से आप ये जो ग्रोथ स्टॉक्स हैं ये किस तरीके से बिहेव करते हैं यूएस में, अगर रिसेशन का यहाँ पर मतलब वो वरीज बढ़ेंगी तो दो चीज़ों, क्योंकि हम इंडियन मार्केट को देखते हैं, यूएस मार्केट का जो बिहेवियर उससे क्या इंडियन मार्केट पे इम्पैक्ट आने वाला है, इसके लिए एक आईटी में वापस एक चिंता इसलिए बढ़ रही है। जो आईटी में एक रैली आई थी वो पूरी इसलिए फुस हुई क्योंकि एक रिसेशन का फियर वापस आया मार्केट में। तो इसके लिए एक लेग पे मार्केट कितना चलेगा, क्योंकि बैंकिंग यहाँ पे काफ़ी अच्छा कर रही है, लेकिन आईटी से कल थोड़ा चला था, आईटी इंडेक्स में देखा था कल काफ़ी, तो इसकी बात करेंगे हम। तो यहाँ से डॉलर और ब्रेंट क्रूड, आई थिंक इन दो चीज़ों पर नजर रखें, क्योंकि एक एल्गो ट्रेड इंडियन मार्केट में प्ले होती है डॉलर और क्रूड के ऊपर, तो उस पर नजर होगी। लेकिन फिर वही बात है, मुझे ऐसा लग रहा है जिसे कहते हैं ना सिक्स सेंस, कि ग्लोबल मार्केट एक कहीं ना कहीं एक पीक के करीब है, और ये वैसे ही 2022 का एंड हो रहा है, तो एक 2023 में जब कैलेंडर ईयर चेंज होगा। अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे एक सुबह बात हो रही थी कि ये कभी ऐसा नहीं हुआ कि इंडियन मार्केट ने लगातार 9 साल गेन किए हों। अगर हम ये आज पॉजिटिव बंद होंगे तो 8वां लगातार साल होगा जिसमें गेन्स के साथ बंद होंगे, सेंसेक्स गेन के साथ बंद होगा, 8 लगातार साल। और हालांकि हिस्ट्री कम है हमारी मार्केट की, लेकिन कहा जाता है कि कोई भी मार्केट लगातार 9 साल ऊपर नहीं जाती है, 8 साल मैक्सिमम होता है। 8 साल के बाद एक कंसोलिडेशन, डिक्लाइन कुछ ना कुछ आता ही है, तो वो भी एक हो सकता है कि एक ट्रिगर बने, कुछ भी ट्रिगर बने, लेकिन एक गट फीलिंग भी होती है कई बार, आपको लग रहा है कि आप मार्केट जो है ना थोड़ा सा एक पीक आउट के जोन में है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये यहीं पर रुक जाएगा, हो सकता है कि फर्स्ट हाफ में रैली कंटिन्यू हो, अगले साल सेकेंड हाफ में मार्केट डिक्लाइन करे, ये भी पॉसिबल है, लेकिन बहुत फैसिनेटिंग होने वाला है 2023 मेरे ख्याल से। चलिए भाई, इन्फ्लेशन का इशू पीछे, तो एक नया सरदर्द आना है, वो रिसेशन के फियर। अब वो शायद लाइमलाइट हॉग करते हुए आपको नजर आए। इन्फ्लेशन तो खैर काबू, मतलब 5 लगातार महीनों से यूएस इन्फ्लेशन कूल ऑफ हो रहा है मंथ ऑन मंथ, हालांकि अभी भी 7.1% पे है, लाना 2% पे, ध्यान रखिएगा। लेकिन ठीक है, ट्रेजेक्टरी अब वेल डिफाइंड है, पीक इन्फ्लेशन का हमारे पीछे है, लेकिन रिसेशन फियर्स थोड़े से प्रोफाउंड। ग्लोबल क्यूज में आप एक चीज नहीं बताए, Elon Musk is no longer the richest person. यस $1 बिलियन की अपनी वेल्थ उड़ा दी उन्होंने ट्विटर के चक्कर में। वेल्थ उड़ा दी, उस वेल्थ के चलते टेस्ला के शेयर पिटे बुरी तरह से पिटे, और 4% ना। हाँ, तो टेस्ला के शेयर गिरना साथ साथ, जब से वो ट्विटर डील का ओवरहैंग आया था, तब से सब मिला मिलू के इन्होंने जेफ बेजोस साहब को पीछे छोड़ा था पिछले साल 2021 सितंबर में। और अब रिचेस्ट पर्सन आपकी स्क्रीन पे, LVMH के CEO बर्नार्ड अर्नोल्ट, उन्हें नॉक डाउन कर चुके हैं। रिचेस्ट पर्सन आपकी स्क्रीन पे कुछ ही महीने के बाद है, फिर कुछ ही महीने हो सकता है। अदानी जी फिर पहुंच जाएंगे नंबर 1 पर। ये टेस्ला के शेयर 2 साल में 1000% चल रहे थे, यस इसीलिए यहां पहुंच गए थे। ये जो भाई साहब अब रिचेस्ट है, वो लुई विटॉन, डियोर, सिफोरा, ये सब ब्रांड आपने मॉल में देखे होंगे। ये नहीं की कंपनी, यही होल्डिंग कंपनी के CEO साहब अब रिचेस्ट हो गए। इनको रिच बनाने में हमारा भी काफी बड़ा हाथ रहता है। हमारी के शेप ने बड़ा गेम कर दिया, बहुत बड़ा। चलिए अब आगे बढ़ रहा हूं। ग्लोबल क्यूज बड़ी देर के समाप्त हो चुके हैं, थोड़ा सा कॉशन के साथ अप्रोच, लेकिन जो एटलीस्ट नंबर्स अब तक सामने आए वो कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे स्ट्रीट का, जो इन्फ्लेशन लगाम लग रही है, काबू में आ रहा है। अच्छा, कल के मार्केट्स में अच्छे ग्लोबल क्यूज थे, हमारा खुद का बहुत अच्छा इन्फ्लेशन प्रिंट था, उसका भरपूर फायदा मिला, दिन के हाईस पे जाके बंद होते हुए नजर आए। 18,600 के ऊपर की क्लोज हमें कल मिली थी, लेकिन 18,600 पे अब सेटअप कैसा लग रहा है? सेटअप बढ़िया है, सेटअप में कोई डाउट नहीं है। लेकिन आशीष, पता है इशू क्या है, मेरा एक थोड़ा मेरे साथ हैवी, मुझे एक जब सब कुछ अच्छा लगता है तब मैं थोड़ा सा ढूंढता हूँ कि कंसर्न कहाँ है, और जब सब कुछ डाउन होता है तब लगता है कि चलिए अपॉर्चुनिटी कहाँ है। तो मुझे लग रहा है आज मैं ढूंढूंगा कि कंसर्न्स कहाँ है, क्योंकि सब कुछ इतना अच्छा लग रहा है, स्क्रीन इतनी अच्छी लग रही है, तो कहीं तो कंसर्न होगी। तो FIs के डेटा देखिए, मैं इसको हमेशा कॉन्ट्रा आंकड़ा मानता हूँ। जब भी FIs लॉन्ग करता है मार्केट गिरता है, और जब FIs शॉर्ट करता है मार्केट चलता है, ये फैक्ट है। तो इसके लिए
लॉन्ग किया कल उन्होंने काफ़ी ज़्यादा, 2850 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग में ऐड किए और शॉर्ट काटे हैं करीब करीब 2600। उससे हुआ क्या है, लॉन्ग शॉर्ट क्या हो गया, वापस 61% और 39% पर आ गया है इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईएस का। ये देखिए, ये इंडेक्स फ्यूचर्स के आंकड़े हैं। वैसे निफ्टी में करीब 1.5% की कवरिंग आई और बैंक निफ्टी में तो खैर लगातार बाइंग है ही। तो बैंक निफ्टी थोड़ा ओवरबॉट हो रहा है, उसकी भी बात करेंगे हम, लेकिन 6% का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ। लेकिन वो जो आंकड़ा था उससे क्या हुआ, एफआईआई का लॉन्ग शॉर्ट 61% और 39% पर अब हम आ गए हैं। लॉन्ग है 61% और शॉर्ट है 39%। ये जो है ना, ये अगर रिवर्स हो जाएगा मामला तो बहुत अच्छा हो जाएगा मेरे ख्याल से। 39 अगर लॉन्ग और 61 शॉर्ट हो तो मार्केट के लिए ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, कल ऑप्शंस के जो डेटा है ना वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कल इतनी मैसिव कॉल अनवाइंडिंग हुई है, करीब करीब 69,000 कॉन्ट्रैक्ट्स अनवाइंड हुए हैं। ये राइटिंग के आंकड़े हैं बेसिकली। और पुट राइटिंग देखिए कितनी ज़बरदस्त हुई है, 64,000 पुट्स बिके हैं कल। और प्रॉब्लम क्या है, पुट्स कहाँ बिके हैं, ये जैसे फॉर एग्जांपल बैंक निफ्टी में 44,000 की भी पुट बिक गई है, निफ्टी में 18,600 की भी पुट बिक गई है। वो लेवल जो हमने अभी डिसाइसिवली क्रॉस भी नहीं किए हैं, वो पुट्स भी बिक गई हैं। पुट कॉल रेशो जो जिस दिन रैली स्टार्ट हुई थी, हमने मंडे को डिस्कस किया था कि पुट कॉल रेशो 0.5 पर आ गया था मंडे को, और वो इंट्राडे में 0.71 से घुमा था। अब वो आ गया 1.05 पर। पहले घंटे के बाद अगर ये 1.2 टू 1.25 पर आ जाएगा, क्लियर ब्लाइंड सिंपल प्रॉफिट टेकिंग, उसके बाद क्या कारण बनता है वो फिर देखिए। जैसे कल भी यूएस में हो ना, अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि मार्केट क्यों गिरा। यूएस का इतना अच्छा अगर डेटा था तो उसके बाद भी ऊपर से क्यों गिरा। ट्रेडर वो ये नहीं सोचता कि क्यों गिरा, ट्रेडर ये सोचता है कि मेरे लिए ट्रेड क्या है। तो कल ट्रेडर के लिए ट्रेड थी कि यूएस मार्केट में बड़ा गैप अप मिला, उसने बेचा, उसका पैसा बन गया। उसके बाद वो पोस्टमार्टम करे या ना करे कि क्यों गिरा नहीं गिरा, उससे उसको फर्क नहीं पड़ता। वो डिस्कस करने के लिए फिर हम सब हैं बेसिकली। ट्रेडर का काम है कि उसको पैसा बनाना। तो 1.2 1.25 के करीब अगर पुट कॉल रेशियो पहुंचा तो मेरे ख्याल से प्रॉफिट बुक। और एग्रेसिव ट्रेडर तो मेरे ख्याल से शॉर्ट भी करेंगे आज आशीष, भले इंट्राडे के लिए करें लेकिन मेरे ख्याल से करेंगे। और ठीक है, यही ट्रेडिंग है। जब सब कुछ अच्छा लग रहा है तो थोड़ा ढूंढने की कहाँ पे गड़बड़ हो सकती है। हाँ, नहीं ठीक बात है। और कल सब कुछ अच्छा हो रहा है, उसमें कल का सेशन एक बार स्क्रीन पे रखिएगा। सो शुरुआत से ही राइट फॉर द वर्ड गो बैंक्स का सपोर्ट, आईटी थोड़ा शुरुआत में लड़खड़ाया, उसके बाद उसने भी कंट्रीब्यूट करा। दोनों हेवीवेट पॉकेट्स बाजार की मदद करने लगी। इवेंचुअली जो कंट्रीब्यूशन प्लेट है वो आपकी स्क्रीन पे निफ्टी के रखिएगा डायरेक्टर साहब। कोई इन्फोसिस टीसीएस, कोई हेवीवेट दिग्गज रिलायंस इंडस्ट्रीज, कोई एचडीएफसी बैंक एचडीएफसी लिमिटेड, कोई बजाज फाइनेंस। वी वर फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स कल के सेशन में। एक्चुअली हर तरफ से बढ़िया लार्ज कैप्स का हेवीवेट्स का सपोर्ट आना शुरू हो चुका था जब सेशन कल्मिनेट हो रहा था। अब 18,600 और उसके ऊपर अब और तेजी का तड़का। कैसे प्लेस्ड होंगे, निफ्टी पे अप्रोच कैसे रखें, फिर क्या रखें? देखिए, निफ्टी पे अप्रोच कैसे रखें आशीष, आपको याद होगा मंडे का लो था शायद वो 18,410 का, या ट्यूसडे फ्राइडे का 18,410 का 18,410 का लो था। 18,410 से हमने एक रैली शुरू की और वो रैली अब करीब करीब 200 पॉइंट आ चुकी है और अभी 100 पॉइंट और मिल जाएंगे आपको। तो 18,700 के करीब अगर हम आगे मान लो, एसजीएक्स निफ्टी अगर राइट है तो मेरे ख्याल से हम एक जो जोन है 18,670 से 18,700, 18,670 पर आशीष इस महीने में हम 3 बार फिसले। 18,670 पर, 18,669 तो एक बार हमारा एक लेवल भी था वॉच आउट करने का। तो 18,670 से 18,700 आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन जोन है मुनाफा वसूली करने का। अगर आपने कल लिया तब भी और अगर आपने परसों लिया तब भी अच्छे आपको अगर 150-200 पॉइंट निफ्टी मिल रहे हैं। इस जोन में आशीष लॉन्ग पोजीशन आपको नहीं बनानी है, भले ही जितनी मर्जी टेम्पटेशन हो, लेकिन ये जोन नहीं है लॉन्ग करने का। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, अगर आप एक भी इंट्राडे डिप आ गई किसी भी कारण से अगर आ गई तो वो आपको स्टॉप आउट कर देगी, तो वो प्रॉब्लम होगी। तो मेरे ख्याल से 18,670 से 18,700 में लॉन्ग ना करें। अच्छा, आज देखें आईटी कैसे मूव करेगा, क्योंकि आईटी इंडेक्स में जो कल की रैली आई है उसने क्या किया है, उसको एग्जैक्टली उसको ले आया 20 और 50 डे मूविंग एवरेज के बीच में। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है देखने वाली, क्योंकि 20 को ब्रीच करता है या 50 को ब्रीच करता है। यहाँ पर एक क्योंकि खाली बैंक्स मार्केट को कितना चला पाएंगे। एक कल का एक्चुअली जो मूव है वो ज़्यादा सपोर्ट कल निफ्टी आईटी का था बजाय कि निफ्टी बैंक का। तो इसको देखें नीचे के लेवल पर क्या 18,490 वो जो करीब करीब 20 डे सिंपल एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज है वो भी आसपास वहीं प्लेस्ड है। वहाँ तक अगर गया तो मार्केट कमज़ोर होगा। मेरे ख्याल से आज जैसे मैं बोल रहा हूँ, एक लॉन्ग्स में तो प्रॉफिट बुक करें, और अगर आप एक अग्रेसिव ट्रेडर हैं और आशीष, और ये समझ लीजिए कि ये इसमें आप गलत जा सकते हो। मैं मान रहा हूँ कि बहुत कम चांसेस हैं इस ट्रेड के सही होने के, लेकिन अगर सही होगी तो ज़बरदस्त होगी। अगर आप बहुत अग्रेसिव ट्रेडर हैं तो ये वाला जो आपको गैप अप मिल रहा है इसको फेल होने की वेट करें। जहाँ पर ये यहाँ पर ये गैप अप खत्म हो रहा है और जहाँ पर कंसोलिडेशन आ रहा है वहाँ पर एक बार शॉर्ट ट्राई करें। 18,750 का बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। उससे क्या होगा, आपका रिस्क होगा 50 पॉइंट का अगर आप 18,700 पे ये ट्रेड ले रहे हैं तो। लेकिन अगर रिवॉर्ड मिलेगा और
तो आपको अच्छा 200-250 पॉइंट का भी रिवॉर्ड मिल सकता है। लेकिन ये बहुत ही जो कहते हैं ना एक अग्रेसिव ट्रेडर्स उनके लिए, अगर आप वो नहीं कर सकते हैं तो सिंपल प्रॉफिट बुक करके बाहर हो जाइए और उसके बाद फेड के मीट का वेट करिए। और कल गैप अप या गैप डाउन को प्रीएम्प्ट मत करिए प्लीज़, क्योंकि वो हर किसी के मतलब के लिए पॉसिबल नहीं है। कल एक मार्केट आपको एक क्लीन ट्रेड देगा, कल एक्सपायरी डे है, इवन आफ्टर गैप अप या डाउन मार्केट आपको एक कल क्लीन ट्रेड देगा, तो उस पर फोकस करिए। इंट्राडे में आज जैसे मैं कह रहा हूँ, मेरे ख्याल से आज लॉन्ग नहीं है इंट्राडे में, भले ही अगर आप चाहें तो एक शॉर्ट ट्रेड निफ्टी पर ट्राई कर सकते हैं। इंट्राडे में जरा वॉच आउट करिएगा, शायद कुछ मंदी की पोजीशंस बनाने के आज बाजार मौके दे। तो ये कॉशियस अंडरटोन आज के यूफोरिक क्यूज के बीच में ध्यान रखिए। और निफ्टी बैंक स्क्रीन पर रख दीजिएगा, उसकी स्ट्रैटेजी भी डिस्कस कर लीजिए। और निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी के साथ साथ अब तो सवाल सबके ध्यान में यही है, बैंक या आईटी? नहीं, बैंक तो स्ट्रांग है। वो जो 44,000 का हमारा टारगेट था वो मैं कल सोच रहा था कि ऑलमोस्ट अचीव हुआ कल वो, आ गया थोड़ा सा। नहीं, मैं एक्चुअली थोड़ा सा मैं खुश था कि कल नहीं आया, क्योंकि मैं थोड़ा सा सोचा था कि आ जाएगा तो थोड़ी सी खुशी होगी कि चलिए वो टारगेट आ गया। तो 44,000 मेरे ख्याल से आज आ जाएगा बैंक निफ्टी में। लेकिन ऑप्शंस के आंकड़े के हिसाब से एक मैं देख रहा था 44,150 जो है ना आशीष, वो बहुत अच्छा जोन होगा एक प्रॉफिट टेकिंग के लिए। तो बैंक निफ्टी में फिर वही स्ट्रैटेजी। और देखिए बैंक निफ्टी में मेरा एक क्लियर कट आपके लिए व्यू रहा है कि आप बैंक निफ्टी में बाय करें, एक्सपेंशन आए, एक्सपेंशन में बेचें, उसके बाद कंसोलिडेशन का वेट करें, कंसोलिडेशन में फिर फ्रेश बाय करें और फिर नेक्स्ट एक्सपेंशन में निकले। तो 44,150 एक जोन है जहां पर आप एक बार प्रॉफिट बुक करें, उसके बाद वेट करें एक डिक्लाइन कहाँ तक आने का, 43,800। अब जरूरी नहीं कि वो आए, लेकिन अगर किसी कारण से आ गई, जैसा कि मंडे को भी आई थी, अगर किसी कारण से आ गई, आपको 43,800 मिल रहा है तो वहाँ पर फिर बाय करने की कोशिश करें। लेकिन हाँ, एक चीज़ है, बैंक निफ्टी में कंसोलिडेशन के बाद वो जो 44,000 है वो फिर नेक्स्ट टारगेट 45,000 हो जाएगा। एक हज़ार पॉइंट के उसमें अब आप बैंक निफ्टी के मूव्स देखेंगे, तो उसकी तैयारी भी हो रही है। लेकिन हर चीज़ जो है एक लेवल और उसके हिसाब से होती है। तो आज का जो दिन है वो मेरे ख्याल से थोड़ा कॉशियस रहने का है। आज बहुत लंबी लॉन्ग ट्रेड लेने वाला दिन है नहीं, क्योंकि हम ऑलरेडी एक मैच्योर रैली पे बैठे हुए हैं इसके लिए।